करते हैं स्टार्ट। वे विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़कर अभी जून यूजीसी नेट जिसको टारगेट कर रहे हैं आप जून को, यानी इसी महीने के आपके इस पेपर को, होने वाले पेपर को, जो आपके जून के लास्ट वीक में होना तय है, उसको आप टारगेट कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड आज यूनिट नंबर 6, 7 और 8 का कंप्लीट महामैराथन सॉल्यूशन आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं साइकोलॉजी का। तो जो भी मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे अभी तक पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। चलिए मित्रों, बता दीजिएगा व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, मैंने यहां पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहां पर 3 यूनिट्स को जो कवर किया है उसमें आपको सरल और टफ से टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिया गया है। सर मेरा एग्जाम है, एनी हाउ कैसे भी क्लियर करना ही है सर इस बार। ठीक है, बहुत बहुत अभिवादन आपका, जरूर होगा। हाँ, आज नहीं है ना। चलिए देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स दिस डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपसे पूछा है जो डाइवर्जेंट थिंकिंग को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करता है वो क्या है। निम्न में से कौन सा विभाजक डाइवर्जेंट चिंतन का सर्वोत्तम उदाहरण है। गजब का प्रश्न पूछा है पहला ही, इसको लगा लीजिएगा मोस्ट। ठीक है, गणित की समस्या को क्रमिक चरणों में हल करना, एक कहानी के कई अंत लिखना, ऐतिहासिक तिथियों को याद करना, कविता को ज्यों का त्यों दोहराना। बड़ा अच्छा प्रश्न है और हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने ए आंसर दे दिया है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बी आंसर दे दिया है। देखो, हम लोग आपको कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों सिखा देते हैं। जब भी दिमाग में आ जाए, पहला तो होता है कॉन्वर्जेंट। इसका पिक्चर हम हमेशा यही बनाते हैं, ये आपका इस तरीके से तीर के निशान जब अंदर की तरफ चलते हों तो इसका मतलब ये होता है अभिसारी। क्या होता है डियर? अभिसारी, जिसे हम लोग कॉन्वर्जेंट थिंकिंग के नाम से पुकारते हैं। और अभिसारी का मतलब होता है यानी अनेक समस्याओं का एक समाधान। सर को दिल से प्रणाम, बहुत बहुत अभिवादन, आपका भी स्वागत। यानी बहुत सारी समस्याओं का एक समाधान होता है। मतलब आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप कोई सवाल कर रहे हैं, आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं, लेकिन उसका उत्तर एक निश्चित हो। भाई मैंने कहा आपके परिवार में मुखिया कौन है, तो परिवार में लोग तो बहुत हैं लेकिन एक को सेंट्रलाइज कर रहा है, एक निश्चित आंसर मैं जानना चाह रहा हूं, वही है कॉन्वर्जेंट। लेकिन डाइवर्जेंट, जिसमें प्रश्न तो एक होता है, प्रश्न तो एक होता है ये वाला बीच में, और तीर के निशान बाहर की तरफ चलते हैं, इसका मतलब प्रश्न एक है लेकिन उत्तर उसके अनेक है। समस्या सिर्फ एक है लेकिन उसके समाधान अनेक है। मैं कई बार कुछ बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आता, तो मैं उनको कई तरीके बताता हूं, और वो कई तरीके बताने का मेरा मतलब ये हुआ भैया कि मैं उनको डाइवर्जेंट थिंकिंग के आधार पर उनकी सोचने समझने, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, एनहेंस करना। तो निश्चित तौर पर प्रश्न का एक कहानी के कई ये दे दिया ना, कई प्रकार के अंत लिखना, यही आपका बेस्ट आंसर होगा। यार प्रश्न एक है और उत्तर अनेक है, कहानी एक है और उसके अंत यानी उसके मोटिव्स जो हैं, उसकी जो शिक्षा पद्धति है, उसका जो टाइटल है वो अनेक हैं। ऐसे समझ लो मेरे यारो, उसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या कहते हैं बेटा? डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। दैट्स वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। गड़बड़ मत करना वरना तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। समझ में आई ना बात? क्लियर है? चलिएगा, तो देखिएगा यहां पर हमने इस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, जाना। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर गणित की समस्या को क्रमिक चरणों में हल करना, इसका मीनिंग सीधे सीधे से तौर पर विश्लेषणात्मक चिंतन को डिफाइन करता है। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया है। ऐतिहासिक तिथियों को याद करना, ये ऐतिहासिक तिथियों को याद करने का कंसेप्ट तो हम लोगों ने पढ़ाई है, ये स्मरण पद्धति का कंसेप्ट है। ठीक है ना? यहां पर स्मृति प्रक्रिया को हम स्मृति की अवधारणा को पढ़ते हैं।
और कविता को ज्यों का त्यों दोहराना। अगर कोई बालक कविता को ज्यों का त्यों दोहरा रहा है तो इसका मतलब वो रटंत रोट मेमोरी का कार्य है, रटंत मेमोरी का कार्य है, रटंत लर्निंग का कार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ो। अरे आईक्यू शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था, है ना? द टर्म आईक्यू वाज ओरिजिनली कोइंड बाय अल्फ्रेड बिनी, लुइस टर्मन, विलियम स्टर्न, चार्ल्स स्पीयरमैन। बहुत सुपर प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं यूजीसी नेट में, क्या बात है, खोपड़ी घूम जाती है। दिखने में बहुत सरल लगता है ना, लेकिन घाव कवर करत गंभीर, है ना? वही चीज है ये, वही चीज है। ये घाव बढ़ा दे जाता है कई बार एग्जाम में जब आता है ना ऐसा प्रश्न, तो लोग सोचते हैं कि यार हमें तो आता है, हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, लेकिन फिर बहुत बड़ी गड़बड़ कर जाते हैं आप। ओके फ्रेंड्स, तो आपका आंसर क्या होगा? अरे भाई हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हारे साथ डूब लेंगे कभी कभी, उल्टा पुल्टा भी दे देते हैं कुछ बच्चे। देखो अभी भी दे ही रहे हैं हमारे कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी। आंसर तो विल्हेल्म स्टर्न होगा भैया। 1912 में जर्मनी के विल्हेल्म स्टर्न ने 1912 में आईक्यू शब्द दिया था। ये शब्द दिया था या फिर विचार दिया था या फिर संप्रत्य दिया था, कुछ भी समझ लो बेटा, या फिर अवधारणा दी थी या फिर संकल्पना दी थी, ऐसे आपको पढ़ लेना चाहिए मित्र। ठीक है ना? दैट्स वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो स्टर्न हो गया। अच्छा, टर्मन की बात करोगे तो 1916 में इसने आईक्यू का विकास किया था बच्चे। क्या किया था बेटा? विकास शब्द आ जाए ना, विकास आ जाए तो आपको टर्मन करना है। और अल्फ्रेड बिने ने तो 1908 में मानसिक आयु शब्द दिया था, मेंटल एज, मानसिक आयु दिया था बेटा। इसीलिए गड़बड़ मत किया करो यारो, तुम लोग कहाँ ध्यान देते हो पता ही नहीं चलता। और स्पीयरमैन की बात करोगे तो इन्होंने जी और एस दिया था, जी और एस दिया था, तो उत्तर क्या हो गया भैया? सी हो गया। अगला प्रश्न पढ़ो मित्र। कौन सी बुद्धिमत्ता सिद्धांत विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यावहारिक कौशलों पर बल देती है? विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल स्किल्स? स्पीयरमैन का द्विकारक, गार्डनर का बहुबुद्धि, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, स्टर्नबर्ग का तृतीयक सिद्धांत। मेरे बच्चों आंसर आपको देना है, और दैट्स वेरी अमेजिंग क्वेश्चन अगेन। ये प्रश्न भी सुपर है और मेरे बच्चों का आंसर आ ही गया है बी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मुझे पता था आप बिल्कुल सही उत्तर देने वाले हैं, बिल्कुल सही उत्तर देने वाले हैं, क्योंकि आप हमेशा ध्यान से पढ़ते हैं। तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी डूबी जहां, वहां पानी कम था। ये आपके अपने आप को लूट लेते हैं यार, कब कब लूट लेते हैं पता ही नहीं चलता। आंसर तो सिर्फ डी है यारो। क्या है? डी। अरे भैया, स्टर्नबर्ग ने ट्राईआर्किक थ्योरी दिया था। यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है ट्राईआर्किक थ्योरी, है ना? ट्राईआर्किक थ्योरी दिया था, यही तो आपको समझाते हैं। इसमें इन्होंने 3 घटक बताए थे। कितने घटक? 3 घटक या वर्ग बताए थे। पहला कौन सा बताया था बेटा? पहला अगर हम पढ़ें यहां पर देखो, विश्लेषणात्मक, जिसे इन्होंने घटकीय नाम दिया था। इस घटकीय को ही विश्लेषणात्मक कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? विश्लेषणात्मक कहते हैं। ठीक है। दूसरा इन्होंने रचनात्मक नाम दिया है, जिसे इन्होंने आनुभाविक दिया था। आनुभाविक एक्सपीरियंशियल, इसी को रचनात्मक भी कहा जाता है। ऐसे पढ़ना पड़ेगा लड्डू। और तीसरा इन्होंने दिया था व्यवहारिक, जिसको इन्होंने सांदर्भिक नाम दिया था। सांदर्भिक, जिसे व्यावहारिक कहते हैं। और आपको पता है ये आंसर ये दिया कब था इन्होंने?
1985 में कहाँ के रहने वाले थे बेटा? यूएसए के रहने वाले थे। हो गया पूरा पोस्टमार्टम। देखो ध्यान से पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। अच्छा नीचे दिखाई नहीं दे रहा है यार? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, दिखाई तो दे रहा है सर। एक लाठी रखना पड़ेगा, इतने सारे सरल गलत है। बात तो सही है यार, ये तो 100% श्योर लग रहा है। अच्छा एक बात और है, पता आज गलतियां क्यों हो रही है? आज महामैराथन क्लास है और महामैराथन को शेयर नहीं करते हैं आप। एक बार अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, क्या करोगे? उनका अचार बनाओगे क्या? वो किस काम के हैं? सारे प्लेटफॉर्म्स, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स। और मैं कहता हूं अगर इस क्लास को शेयर करने से किसी का भला हो गया ना तो आपको दुआ मिल जाएगी, और दुआ क्या करेगी? सिलेक्शन दिला देगी। इसीलिए नो चांस, ठीक है ना? चलिए तो डी को लॉक कर दो भैया। स्पीयरमैन ने तो द्विकारक 2 फैक्टर दिया था 1904 में, गार्डनर ने बहुबुद्धि 1983 में दिया था भैया, और थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत 1938 में दिया गया था। ठीक है बच्चे, चलो आगे पढ़ो। अगला प्रश्न ये रहा। चलो जिनको थोड़ा सा नीचे लग रहा है उनको हम ऊपर कर देते हैं। कार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्स्डनेस, है ना? फंक्शनल फिक्स्डनेस किस प्रकार की सोच के लिए एक बाधा होती है? इज ए बैरियर टू विच टाइप ऑफ थिंकिंग? बताओ बेटा। समागमी चिंतन, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, विभाजक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मूल्यांकनात्मक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन। बताओ बेटा। सुपर, आज पढ़ रहे हैं आप लेवल का पेपर। क्या पढ़ रहे हैं भैया? अरे खोपड़ी दिखने में सरल है लेकिन खोपड़ी घुमाने वाला प्रश्न है बेटा। हाँ भाई, बोलो बोलो बोलो। वेरी एक्सीलेंट, वेरी मोस्ट एक्सीलेंट उत्तर चुना है भाई, इस बार तो मान गए हम। क्योंकि कार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्स्डनेस किस प्रकार की सोच के लिए एक बाधा होती है? अरे बाधा तो ये होगी ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है ना, ये तो खुले सोच वाले होते हैं, व्यापक सोच वाले होते हैं, दूरदृष्टि वाले होते हैं, है ना? दूर तक की सोचते हैं। और भैया ये बाधा नहीं होगी ना, यही तो बात है, ये बाधा उत्पन्न करेगी। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब तो आपका थिंकिंग कैसा होना चाहिए? एक गामी होना चाहिए, कॉन्वर्जेंट होना चाहिए। तो ये बाधा उत्पन्न करता है ऐसी स्थिति में। तो इसीलिए इसका नाम विभाजक चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कॉन्वर्जेंट आपको पढ़ा दिया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कल्पनाओं में सोचना, लॉजिकल तर्क लगाकर सही निर्णय की ओर बढ़ना। जी हाँ मित्रों, शाबाश मेरे लाडलो। बी को लॉक कर दो बेटा। अगला प्रश्न पढ़ो। अरे भाई अगला प्रश्न, क्रिएटिव इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से रचनात्मकता, क्रिएटिविटी किसके साथ सबसे अधिक संबंधित है? उच्च बुद्धि लब्धि के साथ, याद करने की क्षमताओं के साथ, विभाजक चिंतन के साथ, अमूर्त तर्कशीलता के साथ? आंसर देना है मेरे लाडलों को। और जब तक खोपड़ी नहीं लगाएंगे ना तो मैं कहता हूं खेल बिगड़ता जाएगा हर एक प्रश्न में। आज प्रश्न सरल नहीं होंगे। भाई 2 3 4, सिर्फ हमें 4-5 बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जो हमारे सभी प्रश्नों का आंसर बिल्कुल सुपर हिट दे रहे हैं। बाकी तो बिल्कुल बहुत बहुत अभिवादन है हमारे नए प्यारे विद्यार्थियों का भी। देखिए बेटा, आपसे पूछा रचनात्मकता, और रचनात्मकता का संबंध तो आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है। किससे होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से। कैसे होता है? मैंने आपको समझाया, एक समस्या है उसके अनेक समाधान,
एक प्रश्न के अनेक क्रिएटिव आंसर्स होते हैं ना, जिनके पास होते हैं वो निश्चित तौर पर कैसे होते हैं भैया, क्रिएटिव बहुत होते हैं। अरे भाई, सृजनात्मकता की पहली विशेषता ही यही है। क्या विशेषता है? क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, नवीनता, मौलिकता, नमनीयता, धारा प्रवाहिता, विस्तारण आदि सभी क्रिएटिविटी की क्या है बेटा, निश्चित तौर पर। समझ में आ गया? तो विभाजक, अच्छा, रोट मेमोरी या रटंत विद्या काम नहीं करती। रचनात्मकता के लिए हाई बुद्धि लब्धि की जरूरत नहीं है। अरे भैया, मैं समझा देता हूं। क्रिएटिव जो लोग होते हैं ना, अरे ये क्रिएटिव लोगों के लिए जो आईक्यू की जरूरत पड़ती है ना बच्चे, वो 110 से ऊपर वाला कोई भी बालक क्रिएटिव हो सकता है। अरे मित्रों, समझ जाओ मेरी बात को, हम क्या समझाना चाहते हैं और आप पता नहीं क्या समझना चाहते हैं। आई डोंट नो। अमूर्त तर्कशीलता की बात करोगे तो इसका संबंध भी कुछ हद तक क्रिएटिव चिंतन से होता है। अगला प्रश्न पढ़ो भैया। हाँ, मस्तिष्क का कौन सा भाग समस्या समाधान और निर्णय लेने से सबसे अधिक संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग पावर? बताओ। ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब? बहुत प्यारा प्रश्न है। हमने तो बताया था आज बहुत गलत हो रहा है। अरे भैया, वो गलत इसलिए हो रहा है सर, अब सभी समझ में। भाई इसीलिए गलत हो रहा है क्योंकि आज लेवल थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया आपका। और हमारे मित्रों का लेवल बढ़ाना तो क्या है, हमारी ड्यूटी है। देखो भाई, सरल प्रश्न पूछा है, गजब का उत्तर दिया है, ठीक है ना, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। इसका संबंध तो दृश्य अवधारणा से है। ऑक्सीपिटल लोब होता है ना, दृश्य दृश्य अवधारणा, इसका मतलब श्रव्य और स्मृति से है, ठीक है बच्चे। और इसका मतलब फ्रंटल लोब का मतलब योजना बनाना, निर्णय करना, क्या करना, समस्याओं का समाधान करना, ठीक है ना। यही तो होता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल, ये वाला फ्रंटल लोब, यहीं से तो खोपड़ी में चीजें घुसेंगी और आप अच्छे से निर्णय कर लोगे। जो निर्णय नहीं कर पाते हैं ना, बिल्कुल दिल से स्वागत अभिवादन आपका भी। चलिए, पैराइटल लोब का मतलब, और भैया अगर हम पैराइटल लोब की बात करें तो ये स्पर्श और स्थानक है ना, इसका संबंध हमने किससे लिया, स्पर्श स्थानक सभी जो बिंब होते हैं। और फ्रंटल लोब का मतलब निर्णय लेना, योजना बनाना, समस्या समाधान करना, ये सब आ जाएंगे मेरे लाडलो। अब तो चारों का स्क्रीनशॉट ले लो ना, तो जिंदगी सफल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आंसर सी को लॉक कर दो, एक प्रश्न जाते ही एग्जाम में दिख जाएगा आपको 100% अभी, ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, गजब का प्रश्न था। अगला प्रश्न पढ़ो। अरे भैया, अंतर्दृष्टि अधिगम को सबसे अच्छा किसके कार्य द्वारा दर्शाया गया है? इनसाइट लर्निंग इज बेस्ट एग्जेम्प्लीफाइड बाय द वर्क ऑफ स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, वॉटसन। सबसे प्यारा प्रश्न है यार, क्या बात है। ये तो आप जानते हैं, बहुत पहले से ही जानते हैं, है ना। और जब बात अंतर्दृष्टि अधिगम की आ जाए तो आंसर हमेशा कोहलर, कॉफका और मैक्स वर्दीमर आएंगे। कभी कभी कुर्ट लेविन भी आ जाया करते हैं। इसीलिए मेरे मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक, समझ लो, जान लो, पहचान लो। भैया ये वाली क्लास जो है ना, ये बहुत यूनिक क्लास है। और जो मित्र, जो दोस्त, जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर अगर पूरी दिल से, शिद्दत से, ईमानदारी से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं,
बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एस्टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर झारखंड टीचर ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में साथ में लगा हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सी को लॉक कर दो। स्किनर तो मौलिक व्यवहारवादी थे, थॉर्नडाइक सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं और संबंधवाद के भी जनक हैं, वॉटसन व्यवहारवादी हैं। तो बचते कौन है? अंतर्दृष्टि। भैया सी, अंतर्दृष्टि का मतलब होता है, क्या होता है? अरे भाई, किसी समस्या का समाधान करने संबंधी मस्तिष्क में तात्कालिक उत्पन्न होने वाली विचार, कल्पना या अंतर्दृष्टि या सूझ, ठीक है। तेज निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त मानसिक शॉर्टकट को क्या कहा जाता है? ये बड़ा तगड़ा प्रश्न पूछा है, ये बड़ा तगड़ा प्रश्न पूछा है, आपका यूजीसी नेट में छपता है। व्हाट इज द टर्म फॉर द मेंटल शॉर्टकट यूज टू मेक क्विक जजमेंट? बताइए, ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिदम, सिलोजिज्म या फिर इंडक्शन? बोलो, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। देखो, बड़ा सरल है। देखो, ये तो आपको पता है, ये यहां पर पूछा है तेज निर्णय लेना। निर्णय कैसे लेना? तेज लेना, अचानक लेना, अकस्मात लेना, एकाएक लेना। लेकिन एल्गोरिदम तो क्रमिक रूप से, ये तो क्रमिक रूप से कार्य करने की विधि है, तरीका है, ठीक है ना, जिसका तरीका निश्चित तौर पर क्रमिक होता है और क्रमिक रूप से एक निश्चित उत्तर की तरफ हमें ले जाता है, एक निश्चित उत्तर की तरफ ले जाता है, निश्चित उत्तर की तरफ ले जाता है। वो एल्गोरिदम कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? एल्गोरिदम। अच्छा, सिलोजिज्म क्या होता है? ये बड़ा यूनिक, ये औपचारिक तर्क विधि है, मानसिक शॉर्टकट नहीं है ना। औपचारिक तर्क विधि है ये, औपचारिक तर्क विधि, जिसमें नियम होता है, कानून होता है, कायदा होती है, परंपरा होती है, निश्चितता होती है। और ये इंडक्शन क्या होता है भैया? अरे इंडक्शन की बात करो तो ये सामान्य नियम बनाने के लिए विशेष उदाहरण से निष्कर्ष की तरफ ले जाती है, विशेष उदाहरण से निष्कर्ष की तरफ ले जाना। और एक बचा आपका ह्यूरिस्टिक। यही तो आपका बेस्ट आंसर है। क्या आंसर है माय डियर? बेस्ट आंसर है। यह अनुमानित होता है, तेज लेकिन संभावित त्रुटिपूर्ण मानसिक शॉर्टकट है ना। यह नंबर एक, यह कैसा होता है? अनुमानित होता है, वह त्रुटिपूर्ण। अच्छा, एक बात बताओ, आपने एक कहानी तो सुनी होगी, मुझे संस्कृत के एक महाकवि याद आते हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा था, किरातार्जुनीयम। क्या लिखा था? किरातार्जुनीयम। उन्होंने एक बात कही थी, सहसा विदिधित न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम। अर्थात अचानक, बिना विवेक के, तीव्र गति से, तेज, अचानक लिया गया निर्णय अथवा कार्य परम आपत्तियों का आमंत्रण होता है, निमंत्रण होता है। मतलब बहुत सारी आपत्तियां एक साथ आ जाती हैं अगर आप बिना सोचे समझे कोई काम क्विक गति से करते हैं, तेज गति से करते हैं, तो मतलब अचानक कर लेते हैं। तो इसीलिए याद रखना, ये वही तो विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सी है बेटा? ह्यूरिस्टिक, जिसमें त्रुटियां होना संभव है, जो अनुमानित होती है, लेकिन शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, इसलिए आंसर क्या दिया मेरे लाडलो? ए का आंसर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न पढ़ो भैया, रचनात्मकता को मापने के लिए सामान्यतः कौन सा परीक्षण प्रयुक्त होता है? विच टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू एसेस क्रिएटिविटी? स्ट्रूप परीक्षण, टॉरेंस परीक्षण,
रोरसा शाही धब्बा परीक्षण और बिने साइमन परीक्षण। बताओ बेटा आंसर क्या दिया है, किसने दिया? महाकवि भारवी ने। ठीक है ना? चलिए, शाबाश मित्रों, बहुत बहुत अभिवादन आप सभी प्यारे बच्चों का, अभिनंदन। देखो प्रश्न क्या पूछा है, रचनात्मकता को मापने के लिए सामान्यतः कौन सा परीक्षण प्रयुक्त होता है? स्ट्रूप परीक्षण, टॉरेंस, रोरसा, बिने साइमन। अब देखो थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। क्या लगाना? थोड़ी सी बुद्धि लगानी है, मैं आपको बता देता हूं, है ना। देखो पहली बात, यहां पर स्ट्रूप परीक्षण की बात आते हैं तो अभिक्षमता को मापता है ना, व्यक्तित्व और अभिक्षमता। ठीक है, देखो रोरसा शाही धब्बे की बात करते हैं तो ये व्यक्तित्व की मापन करता है, और बिने साइमन की बात करते हैं तो बुद्धि का मापन करता है, और टॉरेंस की बात करते हैं तो ये रचनात्मकता या सृजनात्मकता का मापन करता है 100%। और इवन टॉरेंस ने 4 प्रकार की मापन विधियां भी बताई थी, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, बिल्कुल 100% याद होगा, हमें ऐसा लगता है। कौन कौन सा था बेटा? इन्होंने दिया था फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। फ्लुएंसी धारा प्रवाहिता, 4 दिए थे ना। मौलिकता, लोचशीलता, और विस्तार, एलोबरेटिंग, है ना। फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सप्लोरेशन। ठीक है ना। बहुत बहुत अभिवादन आपका, अभिनंदन, स्वागत सभी हमारे प्रिय मित्रों का। आप न्यू स्टूडेंट नहीं है, आप तो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, आप तो हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। जी हाँ, आपके लिए तो बहुत यूनिक सेशन है ये। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया भैया? बी को लॉक करना है। याद रखना, टॉरेंस की बात आती है तो टॉरेंस ने आपका कौन सा परीक्षण दिया था? सृजनात्मकता, रचनात्मक परीक्षण। ठीक है, वेलकम सभी का। नहीं हुआ क्लास, नहीं हुआ ऐप पर, आज तो मैराथन था ना, आज तो पहले ही बता दिया था हमने, आज सिर्फ मैराथन होगा, आज सिर्फ मैराथन होगा, ये पहले ही हमने बता दिया था आप बच्चों को, आप सबको ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। मानसिक प्रवृत्ति, मेंटल सेट किस प्रवृत्ति को दर्शाती है? मेंटल सेट इज ए टेंडेंसी टू, किसको सब दर्शाती है? समस्याओं को नए तरीकों से हल करना, कठिनाई आने पर हार मान लेना, पूर्व रणनीतियों का उपयोग करते रहना, अमूर्त चिंतन का प्रयोग करना। मेंटल सेट का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया, देखो सुपर क्वेश्चन है, सुपर से ऊपर क्वेश्चन है। जो मित्र सही उत्तर देगा ना, वो हमारी नजरों में आ जाएगा। और अभी तक तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेलकम, स्वागत, अभिवादन। भाई अगर आप लोग मैराथन क्लास को अच्छे से अपने सगे संबंधियों तक नहीं पहुंचाते हैं तो फिर हम मैराथन वैराथन नहीं लाया करेंगे। हमें तो लग रहा था कि हम इस वीक में, मतलब नेक्स्ट वाले वीक में शायद 2 मैराथन और 3 मैराथन और देने वाले हैं, मतलब 5-7 मैराथन दे देंगे, पूरा साइकोलॉजी को एक बार निचोड़ के रख देंगे यूजीसी नेट के बच्चों के लिए। ठीक है ना।
लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। आंसर होगा भैया पूर्व रणनीतियों का उपयोग करते रहना। प्रश्न पूछो, मानसिक प्रवृत्ति किस प्रवृत्ति को दर्शाती है? अच्छा एक बात बताओ, मानसिक प्रवृत्ति आपके दिमाग में एक मेंटल सेट होता है ना? एक पहले से ही एक प्रवृत्ति डेवलप हो गई है क्या, कि बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन होता है। तो जिंदगी में जब जब कोई काम करने जाओगे ना, तो बार बार वही वाली प्रवृत्ति आप बीच बार बार दोहराने लगोगे। अर्थात तो पहले वाली रणनीति को ही क्या करोगे, आप जिंदगी में बार बार उपयोग करने लगोगे, बार बार उपयोग करने लगोगे। अगर हम बात करें यहां पर समस्याओं को नए तरीके से हल करने की बात करते हैं, तो ये तो आपकी रचनात्मकता है। ये तो किसको दर्शाता है? रचनात्मकता को दर्शाता है, मेंटल सेट को। अरे मानसिक जड़ता, इसका हिंदी में अर्थ करूं क्या? अरे ये लो रे मेरे लाडलो, मानसिक जड़ता। और मानसिक जड़ता, मानसिक रूप से जड़ बच्चा कभी क्रिएटिव होता है क्या? नहीं होता। तो इसलिए उत्तर काट दो, क्योंकि इसका संबंध तो क्रिएटिव बच्चों से है, रचनात्मकता से है। और भैया जो रचनात्मक होते हैं ना, वो मेंटल सेट नहीं होता उनकी खोपड़ी में। उनकी खोपड़ी में तो नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, वो तो होते ही अद्भुत किस्म के इंसान है ना? अच्छा अच्छा, कठिनाई आने पर हार मान लेना, ये हारे हुए इंसान से तो हमको बड़ी नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि ये कोई मानसिक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि इसका मतलब तो जिंदगी से हार जाना है। ये कोई मेंटल सेट नहीं है, ये तो जिंदगी से हार जाना हुआ। ठीक है ना? और अमूर्त चिंतन का प्रयोग करना। अच्छा एक बात बताओ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अमूर्त चिंतन वास्तव में लचीलापन दर्शाता है ना? लचीलापन तो दर्शाता है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में कल्पना, चिंतन, विचार, तर्क आदि उत्पन्न होते हैं। लेकिन इसका मतलब मेंटल सेट नहीं है। आंसर हटा दो, सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो। विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूड्स एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स? बुद्धि का कौन सा सिद्धांत विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यावहारिक घटकों को शामिल करता है? स्पीयरमैन का जी सिद्धांत, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का ट्राइआर्किक थ्योरी? आंसर देना है आपको। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये प्रश्न आज रिपीट हो गया है यार, सेम डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हम्म, वाह, उसके बावजूद गलती कर रहे हैं आप लोग। कहां ध्यान है आपका? क्या पढ़ रहे हैं आप? गलत है भाई। अभी पूरा समझाया था। 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था बेटा। डी को लॉक करना पड़ेगा बच्चे। अगला प्रश्न पढ़ो। अरे अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल? कौन सा प्रिंसिपल? प्लेजर। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक सुख सिद्धांत पर कार्य करता है? इड, ईगो, सुपर ईगो, विवेक? आसान प्रश्न है, दुनिया का सबसे सरल है। अरे मित्रों, दोस्तों, प्यारे प्यारे लाडले भावी शिक्षकों, अच्छे से फटाफट, क्या बात है। अरे मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर्स, सभी लोग बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ो। सर नोट्स कैसे मिलेंगे? निकालेंगे, प्रिंट निकालो आराम से और पढ़ो धुआंधार। दिक्कत कहां है? देखो आंसर इड होगा, है ना? अपना, ओ हो, डी और सी दे रहे। तुम हो क्या यार, बड़ा गुस्सा दिला रहे हो। अरे अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, यानी अपने सुख की कामना करने वाले, अपना प्लेजर चाहने वाले, अपने आनंद की अनुभूति करने वाले, उनको क्या कहा है? अरे भैया उसी के लिए तो धमाका कर रहे हैं ये यूजीसी नेट के लिए। ठीक है ना? तो अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, यही होते हैं सुखवादी। ठीक है ना? ये ईगो, ये वास्तविक होते हैं, ये वास्तविक होते हैं बेटा, यथार्थवादी, रियलिस्टिक। सुपर ईगो वाले आदर्शवादी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, नैतिक भी होते हैं। है ना मजेदार? चलिए, और विवेक, कॉन्शियसनेस को तो आप जानते ही हैं, ये तो चेतना का भाग है। ठीक है ना? क्या कर रही है? अच्छा, यूपी की गवर्नमेंट यही कर रही है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता।
है ना। वेलकम भाई वेलकम, स्वागत अभिवादन सभी मित्रों का। क्या बात है। विच मोटिवेशन थ्योरी एम्फेसाइजेस हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। कौन सा प्रेरणा सिद्धांत मानव आवश्यकताओं के श्रेणी क्रम पर बल देता है? बताओ। हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकताओं श्रेणी क्रम सिद्धांत, मैक्लीलैंड का आवश्यकता सिद्धांत, या फिर ड्राइव न्यूनीकरण सिद्धांत। जी मित्रों, क्या बात है मेरे लड्डू, वाह शाबाश। देखो भाई देखो 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 देखो, गजब का क्वेश्चन है और आंसर सबने सही दिया है। मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई थी, 5 नीड्स बताई थी, है ना। और 5 आवश्यकताओं में सबसे निम्न कौन सी है? दैहिक है या शारीरिक है, ठीक है ना। और उच्च कौन सी है, सर्वोच्च कौन सी है? वो आपकी आत्मसिद्धि है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ऐसे पढ़ा करो यारो, ठीक है ना। तो बी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न पढ़ो। एक मैराथन आपके यूजीसी नेट के एग्जाम से पहले कंप्लीट साइकोलॉजी की 10 से 12 घंटे की लेकर आएंगे। 10 से 12 घंटे की, है ना। कान खोल के सुन लीजिएगा, 10-12 घंटे की लेकर आते हैं, ठीक है ना। फिर देखो क्या क्या होता है। विच हार्मोसोम इज मोस्ट एसोसिएटेड विद स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तनाव प्रतिक्रिया, प्रश्न को इंपोर्टेंट लगाना पड़ेगा भैया। तनाव प्रतिक्रिया स्ट्रेस रिस्पॉन्स से सबसे अधिक संबंधित हार्मोन कौन सा है? बेटा स्ट्रेस रिस्पॉन्स की बात कर रहा है। इंसुलिन, कार्टिसोल, ऑक्सीटोसिन और मेलाटोनिन। बेटा सबको अच्छे से पढ़ा रखा है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और बेटा ऐप हमारी पढ़ाई 360 है, जिसका आपके पास लिंक अभी चैट बॉक्स में चल रहा है। यहां पर आपको मिलेगा लाइव बैच। क्या मिलेगा दोस्त? लाइव बैच मिलेगा। और लाइव बैच में एक आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू बैच मिलेगा, उसके अलावा एक आपको थ्योरी बैच मिलेगा। और क्या मिलेगा? प्लस में 2 रिकॉर्डेड बैच भी मिलेंगे। तो जिनको चाहिए मोस्ट वेलकम, जिनको नहीं चाहिए भैया जानते हो आप। देखो अब बात कर लेते हैं अपन सभी यहां पर जो जो हार्मोन्स हैं उनकी। अच्छा इंसुलिन की बात करोगे तो इंसुलिन की गोली खाते हो कि नहीं खाते हो? अरे ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर नियंत्रित करने का काम किसका होता है बेटा? इंसुलिन का होता है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पर आता है कार्टिसोल। कार्टिसोल जो होता है ना, वो आपके तनाव प्रबंधन, यानी आपके तनाव नियंत्रण का कार्य जो करता है वो आपका कार्टिसोल हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है बेटा? कार्टिसोल हार्मोन करता है, ठीक है ना। और ये शरीर निश्चित तौर पर ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी को तनाव से निपटने में बहुत मदद करता है, ठीक है ना। चलिए देखो, उसके बाद ऑक्सीटोसिन की बात करोगे तो प्रेम और सामाजिक बंधनों से जुड़ा होता है ये। इसका संबंध प्रेम और सामाजिक बंधन से है। प्रेम प्लस सामाजिकता। प्रेम और सामाजिकता का संबंध किससे है भैया? ऑक्सीटोसिन से है, ठीक है ना। ये ऑक्सीटोसिन बड़ा प्यारा प्रश्न है भाई। और मेलाटोनिन की बात करें, मेलाटोनिन
ये तो आपको मैंने बताया ही था, नींद लेना, नींद लेना प्लस जागना, जागृत अवस्था, है ना, सोना या जागना, इन दोनों से इसका संबंध है। क्लियर? तो ये आपके सभी हार्मोन्स आ गए। आंसर बी को लॉक कर दिया आपने। सुपर माय डियर। अगला प्रश्न पढ़ो। मिलग्राम के आज्ञा पालन प्रयोग में, कौन सा प्रयोग था? आज्ञा पालन। ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट में कितने प्रतिशत प्रतिभागियों ने अधिकतम झटका दिया? 25, 40, 65 या 85? बताओ। बोलो फटाफट बता दो। कितने परसेंट लोगों ने? लगभग 65% लोगों ने 450 वोल्ट का झटका दिया था। कितने लोगों ने भैया? 65% लोगों ने लगभग लगभग 450 वोल्ट का 450 वोल्ट का झटका दिया था। झटका दिया था भैया, निश्चित तौर पर। किसने? मिलीग्राम के अनुसार। कितने परसेंट लोगों ने? लगभग 65%। इस प्रश्न को आप मोस्ट लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा? मोस्ट लगा लीजिएगा। 65% मिलीग्राम के अनुसार। ठीक है? क्लियर है? आसान सवाल है। चलें आगे। चलिए, निम्न में से कौन मेटाकॉग्निशन को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? विच ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्ट्स मेटाकॉग्निशन? मेटा मतलब मस्तिष्क, कॉग्निशन मतलब समझ, मस्तिष्कीय समझ। इसको थोड़ा सा दिमाग में लेकर जाओ, प्रश्न को खोपड़ी के हिसाब से लेकर जाओ, मजा आ जाएगा, मैं कह रहा हूं। ठीक है? चलो, मेटाकॉग्निशन को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। बताओ। एक पहेली हल करना, एक सूची को याद करना, यह सोचना कि आप कैसे सीखते हैं, एक कहानी पढ़ना। अरे भैया, भाई देखो, दिमाग लगाओ, क्योंकि इसका संबंध है मस्तिष्कीय मस्तिष्कीय समझ, सूचना। और इसका मस्तिष्क का काम क्या होता है? सोचना, तर्क करना, कल्पना करना, चिंतन करना आदि होता है। तो फिर यह सोचना शब्द आ गया। सोचना किसका काम है? मस्तिष्क का काम है, आपकी माइंड का काम है। ठीक है ना? कि आप कैसे सीखते हैं। बाकी सूची को याद करना ये तो स्मृति का पार्ट है। एक पहेली हल करना, अगर आप पहेलियों को हल करोगे तो निश्चित तौर पर ये क्या होगा? सिर्फ एक संज्ञानात्मक कार्य तो है। लेकिन यहां पर इसके आधार पर आप सेल्फ, यानी सबसे अच्छी तरीके से मेटाकॉग्निशन को कौन दर्शाता है, यानी आप आत्मनिर्णय लेने में असफल हो जाएंगे। ठीक है? चलिए, तो आपका आंसर सी को लॉक कर दिया। अगला प्रश्न पढ़ो भाई। कार्ल जुंग के अनुसार कौन सा आर्क टाइप व्यक्तित्व के अंधेरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है? अकॉर्डिंग टू कार्ल जुंग, विच आर्क टाइप रिप्रेजेंट्स द डार्क साइड ऑफ द पर्सनैलिटी? कार्ल जुंग कौन थे? कार्ल जुंग फ्राइड के शिष्य थे। फ्राइड के शिष्य। विश्लेषणवाद के जनक।
सामूहिक अचेतन के जनक। ये बहुत बार आता है। बताओ, परसोना, शैडो, एनिमा, सेल्फ। बहुत अच्छा प्रश्न है। शाबाश, क्या बात है। गजब का प्रश्न है। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हारे साथ डूबेंगे। उल्टा पुल्टा चल रहा है। अरे भैया, परसोना, परसोना का मतलब तो मुखौटा होता है। ये तो पर्सनैलिटी की उत्पत्ति की बात करता है। किसकी बात करता है? पर्सनैलिटी की उत्पत्ति की। ठीक है। और शैडो आपका उत्तर सही होगा। इसका मतलब होगा नकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष जो सामने नहीं आता, जो अंधेरे में छिपा होता है आपके अंदर, मन ही मन में, अरे एक बार मौका लग जाए बस, फिर तो चौका लगा दूंगा, ऐसा मन ही मन आपके अंदर चल रहा है ना, वही तो आपका नकारात्मक पक्ष है। कुछ बच्चे क्लास में, जैसे मुझे याद है ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, तो कुछ बच्चे बहुत पूरी शिद्दत से पढ़ते हैं, और कुछ बच्चों को जब मैं डांट देता हूं ना, पढ़ाते पढ़ाते जब खोपड़ी में नहीं जा रहा होता है, जब डांट देता हूं, तो वो मन ही मन, अरे एक बार नीचे उतरने दे इसको सीढ़ियों से, है ना। तो मतलब मन ही मन वो चलता है ना। हाँ, फिर तो गला दबा दूंगी। ये देख, पता नहीं कितने लोगों का दबा के आई है। ठीक है ना। चलो देखो, तो ये शैडो है। ये क्या है? कार्ल जुंग के अनुसार कौन सा आर्क टाइप व्यक्तित्व के अंधेरे पक्ष का, नकारात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है? क्या हो गया? शैडो। आंसर क्या हो गया? शैडो हो गया। क्या हो गया? शैडो हो गया। समझ में आ गई बात? आसान है। और यहां पर ये एनीमा क्या होता है? अरे एनीमा पुरुषों में स्थित स्त्रीत्व की, यानी कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं पुरुष होते हैं, लेकिन वो सारी एक्टिविटीज उनकी स्त्रियों महिलाओं की जैसी होते हैं। जैसे शिखंडी, महाभारत का शिखंडी का नाम पढ़ा है, सुना है? अरे भैया, उसका टारगेट था पितामह भीष्म, गांगे भीष्म। और पितामह भीष्म और गांगे भीष्म जब उसका टारगेट था, तो शिखंडी जो अर्ध पुरुष और अर्ध महिला था, का एक ही मतलब था, एक ही मीनिंग था कि निश्चित तौर पर पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनना। और पितामह भीष्म को यह उनकी प्रतिज्ञा थी कि वो महिला पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसी यही कारण रहा कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों पितामह भीष्म को पराजित होना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा, परलोक गमन करना पड़ा। तो यही किस्सा मुझे याद आता है यहां पर एनीमा, यानी पुरुष द्वारा स्त्रीत्व की अवधारणा को स्वीकार करना, उसके जैसे कार्य करना। कुछ लोग होते हैं ना, बिल्कुल नकल डिटो। हाँ, छाया से बना है शैडो। हाँ, तो ये इसका मतलब यहां पर एनीमा का मतलब होता है, यानी मैं सीधा सीधा लिख लूं, पुरुष द्वारा, पुरुष द्वारा स्त्रीत्व, स्त्रीत्व स्वीकारना। ठीक है ना, मतलब समझ गए मेरा? अरे भैया, कुछ लोग होते हैं ना, उनकी खोपड़ी में स्त्री की मानसिक छवि बनी रहती है। माइकल जैक्सन एक एग्जाम्पल और, है ना। आगे एक आता है सेल्फ। अब यहां पर सेल्फ का मतलब तो आप जानती हैं, जो व्यक्ति पूरी तरह, यहां इसका मतलब संतुलित व्यक्तित्व है, संतुलित पूर्ण व्यक्तित्व। बड़ा सुपर प्रश्न है। ठीक है ना। आज के प्रश्न जो है ना, बहुत यूनिक है। आज की सीरीज ऐसी वैसी नहीं है। कुछ बच्चे घबरा कर निकल गए पतली गली से, जाने दो उनको, जाने दो।
हाँ भैया, चलो आगे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संदर्भ में मेयर और सैलोवे के मॉडल का कौन सा घटक है? भावनाओं में हेरफेर, भावनाओं को दबाना, भावनाओं को समझना, भावनाओं से बचना। अरे यार, इतना सरल देता है क्या कोई? भावनाओं को समझना ही संवेगात्मक बुद्धि की बात करते हैं। हेर फेर नहीं होता भैया, दबाना भी नहीं होता, बचना भी नहीं होता, नेगेटिव वर्ड्स हैं तीनों, तो आंसर सी बच गया। अगला प्रश्न पढ़ो डियर। बिग फाइव व्यक्तित्व मॉडल की प्रमुख आलोचना क्या है? आपको पता है बिग फाइव मॉडल, जिसे एक व्यक्ति है नॉर्मैन, नॉर्मैन ने नाम दिया, नाम दिया बिग फाइव। सॉरी, ठीक है ना? बताओ आलोचना क्या है? इसमें प्रायोगिक समर्थन की कमी है, यह स्थितिजन्य कारकों की उपेक्षा करता है, इसमें बहुत अधिक गुण शामिल होते हैं, यह केवल एक संस्कृति पर आधारित है। बोलो, आंसर दे दो। जबरदस्त प्रश्न है। आलोचना पूछ रहा है, आलोचना। व्यक्तित्व बिग फाइव मॉडल की आलोचना क्या है? इसमें प्रायोगिक समर्थन की कमी है। भैया प्रयोग तो निश्चित तौर पर यह कमी तो थी, तो ये कोई आलोचना नहीं है, ये कमी तो उसकी थी। यह स्थितिजन्य कारकों की उपेक्षा करता है, इसमें बहुत अधिक गुण शामिल हैं, गुण भी शामिल हैं, यह केवल एक संस्कृति पर आधारित है। बताओ, आंसर दो। गजब का प्रश्न है। अरे, इट इग्नोर सिचुएशनल फैक्टर्स, ये सबसे बड़ी आलोचना है ना? यह स्थिति जन्य कारकों की उपेक्षा करता है, यानी स्थिति परिस्थिति के अनुरूप वहां पर व्यक्तित्व की वकालत नहीं करता। वाओ, चलिए शाबाश। तो बी इसका लॉक कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो। कौन सा सामाजिक मनोविज्ञान का सिद्धांत विरोधी विश्वासों को रखने से उत्पन्न तनाव को कम करने से संबंधित है? देखो क्या प्रश्न पूछा है। का दोस्तों का, प्यारे बच्चों का, अच्छा प्रश्न है। विच सोशल साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। कंसेप्ट इन्वॉल्व रिड्यूसिंग टेंशन फ्रॉम होल्डिंग कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स। सामाजिक सुविधा, संज्ञानात्मक असंगति, समूह सोच या स्वयं पूर्वाग्रह। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, जब दो व्यक्ति विरोधी विचारों को साथ रखता है ना, तो ही, भाई मान लो मैं हूं, है ना, और मैं कोई दो विचार आपके सामने रख रहा हूं, और दोनों विचार क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं, और अगर विरोधी विचार मैंने रखे तो 100% मानसिक तनाव उत्पन्न होगा, 100% होगा। तो ऐसी स्थिति को समझने के लिए हम क्या करते हैं? इसको कहते हैं संज्ञानात्मक असंगति। असंगति होती है ना? कॉग्निटिव डिसोनेंस किसने दिया था? आपको पता है? फेस्टिंगर ने। किसने दिया था? फेस्टिंगर। संज्ञानात्मक असंगति हमने आपको पढ़ा रखा है, बहुत सुपर क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? देखो, सामाजिक सुविधा आपसे पूछा है कि कौन सा सामाजिक मनोविज्ञान का सिद्धांत विरोधी विश्वासों को रखने से उत्पन्न तनाव को कम करना। कम तब होगा भैया अगर मान लो, निश्चित तौर पर मैं आपके सामने दो प्रकार की विचारधारा रखता हूं। जब व्यक्ति दो विरोधी विचारों को साथ रखता है तो मानसिक तनाव पैदा होता है, ठीक है ना? फिर जब मानसिक तनाव पैदा हुआ तो उस मानसिक तनाव से बचने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। इसका थोड़ा सा मीनिंग आगे लेकर जाना है। समझ में आ गई बात?
तो ये बातें बाद में कर लेना, आप लोग पढ़ लो, ठीक है ना। तो यहां पर संज्ञानात्मक असंगति इसका बिल्कुल बेस्ट राइट आंसर हो जाएगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस। क्यों हुआ मैंने समझा दिया, क्योंकि जब व्यक्ति एक साथ दो विरोधी विचारों को साथ में प्रस्तुत करता है या रखता है, तो ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव उत्पन्न होता है और फिर उस मानसिक तनाव को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए निश्चित तौर पर संज्ञानात्मक असंगति बेस्ट आंसर होगा। क्योंकि अगर सामाजिक सुविधा की बात करोगे तो दूसरों की उपस्थिति में तो बेहतर प्रदर्शन की बात करता है। भाई समाज के सामने बेहतर प्रदर्शन करना सामाजिक सुविधा को इंडिकेट करता है। अगर आप ग्रुप थिंकिंग की बात करते हो, समूह सोच की बात करते हो, तो समूह में निर्णयात्मक क्षमता की बात करता है ना। और स्व सेवक पूर्वाग्रह की बात करते हो तो प्यारे बच्चों अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को देना होता है। अरे भाई स्व सेवक पूर्वाग्रह, अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को देना। ये मानवीय प्रवृत्ति होती है, श्रेय स्वयं को देना। बस हो गया काम आराम से। इसलिए आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। चलो देखो, ऐसी स्थिति में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फंक्शनल फिक्स्डनेस, फंक्शनल फिक्स्डनेस, फंक्शनल फिक्स्डनेस की बात आ रही है, कार्यात्मक स्थिरता का उदाहरण है। चाकू का उपयोग फल काटने में करना, ईंट का उपयोग केवल निर्माण के लिए करना, कागज के नए उपयोग की कल्पना करना, पहेलियां हल करने के लिए रचनात्मकता का प्रयोग करना। व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखिएगा, दैट्स वेरी अमेजिंग, बहुत सुपर क्वेश्चन है। और अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा? आपको पता है आपका फिक्स माइंडसेट होना है ना, आपकी खोपड़ी में एक ही चीज माइंडसेट हो गया कि बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन होता है ना, या फिर किसी के छींकने मात्र से सारे काम बिगड़ जाते हैं, तो इसको कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट। और फिक्स माइंडसेट का जब कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर ईंट का उपयोग केवल निर्माण कार्य के लिए यूज करना, ये फिक्स्ड माइंडसेट है। और आप एक देख लीजिएगा, जो मिस्त्री होता है ना, जो कारीगर होता है इस चीज का, जो भवन निर्माण करता है, जो आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट तो कल्पनाशील होता है, उसका दिमाग में ईंट का उपयोग सिर्फ एक ही आता है कि उससे वो दीवारें बनाएगा। तो उसका फिक्स माइंडसेट है। क्या है? माइंडसेट है ना। चाकू का उपयोग फल काटने में करना, चाकू का उपयोग फल काटने में करना, यहां पर केवल नहीं दर्शाया, इसका मतलब और जगह भी यूज किया जा सकता है, हटा दो। कागज के नए नए उपयोग तो होता ही नहीं, नए ढंग से उपयोग तो सृजनात्मकता का उदाहरण बन जाएगा ना। थोड़ा सा दिमाग चलाओ। अरे पहेलियां हल करने के लिए रचनात्मकता, फिर से रचनात्मकता, इसमें तो नए नए तरीके आ जाएंगे। जी हाँ, वेलकम। हम साइकोलॉजी से पीजी कर लिए, एस्टेट भी पास कर लिए, लेकिन साइकोलॉजी समझ नहीं आ रही है। मुझे तो कुछ लगता नहीं है कि हम साइकोलॉजी कुछ जानते हैं। कोई बात नहीं, आप जानना चाहते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, नहीं जानना चाहते तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ भैया, वॉइस तो आ गई है। वॉइस की चिंता ना करो आप, अरे चिंता तो और करो यार, आप जो करने की है ना वो करो। वॉइस वॉइस की तो हम कर लेंगे, आप टेंशन ना करो। आपको तो चिंता करनी है किसकी, जानते हो ना?
वॉइस आ गई ना? पड़ोसन की इतनी चिंता मत करो। चलो देखो, एस्टेट भी क्लियर कर लिया और फिर साइकोलॉजी समझ में नहीं आई, हद कर दिया आपने। अगला प्रश्न पढ़ो। अरे फ्रॉइडियन संरचनाओं में से कौन सुख सिद्धांत पर कार्य करता है? विच फ्रॉइडियन स्ट्रक्चर ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल? ईगो, इड, सुपर ईगो, स्वयं। ये तो पढ़ाया था अभी अभी। सुखवादी, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, उसे कहते हैं इड। क्या कहते हैं भैया? इड कहते हैं। पी को लॉक कर दो। आसान सा सवाल है। क्या है? आसान सवाल है। अगला प्रश्न पढ़ लो। अगला प्रश्न पढ़ लो मित्र। देखो बेटा, इन ग्रुप फेवरेटिज्म को सबसे अच्छे तरीके से कौन दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इन ग्रुप फेवरेटिज्म? बताओ। अपने समूह के सदस्यों को दंडित करना, या फिर अपने समूह के लिए पक्षपात दिखाना, सभी सामाजिक समूहों को नापसंद करना, और सामाजिक संपर्क से बचना। ये सीधा सीधा आपके ये देखो, कॉन्फिडेंस किसी दुकान पर नहीं मिलेगा। सर, सर आप इतना अच्छा साइकोलॉजी हमें नहीं लगता है कि कोई पढ़ाता होगा। ओके, आप आज पहली बार जुड़े हैं क्या? अगर पहली बार जुड़े हैं तो इस परिवार को ज्वाइन कर लो। ये छोटा सा परिवार है हमारा, छोटा सा, है ना? अभी अच्छे से आप आगे बढ़ते जाओ, है ना? और गलती से आप जो भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव बैच में, हमारे पेड बैच में जुड़े हुए हैं, एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, भाई उनसे पूछो एक बार, उनसे पूछिएगा, तब रिपोर्ट सही पता लगती है। थ्योरी कैसे पढ़ाते हैं, है ना? ये तो क्वेश्चन का कंसेप्ट सिखा रहे हैं यार। प्रश्न पूछा है इन ग्रुप फेवरेटिज्म, यार प्रश्न को थोड़ा सा दिमाग में ले जाओगे ना, तो मैं कहता हूं एक झटके में उत्तर दे दोगे। क्या दे दोगे? एक झटके में उत्तर दे दोगे। क्योंकि निश्चित तौर पर देखो, इन ग्रुप, आपसे क्या पूछा है? इन ग्रुप यानी अपने ग्रुप में, मेरे खुद के ग्रुप में। मेरा खुद का ग्रुप कौन है? मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा गली, मेरा मोहल्ला, मेरा आस पड़ोस ही मेरा ग्रुप है। तो क्या कहता है? इन ग्रुप फेवरेटिज्म। और फेवर करना, और फेवर देखो, प्रश्न तो सरल दे दिया, FAVOUR। फेवर का मतलब होता है पक्षपात करना, पक्षपात करना। अब देखो तो दिमाग लगाओ, अपने समूह के लिए पक्षपात दिखाना। अरे आंसर तो प्रश्न में छिपा होता है, आंसर तो प्रश्न में छिपा रखा है। सबका आंसर सही है क्या? प्रश्न तो छिपा रखा है, इन ग्रुप फेवरेटिज्म, अपने समूह के लिए पक्षपात करना। अपने समूह के सदस्यों को दंडित करना तो होगा ही नहीं, दंडित करना कहां से होगा? कैसे होगा? सभी सामाजिक समूहों को नापसंद करना, गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। ये तो क्या हो जाएगी? सामाजिक शत्रुता हो जाएगी यार। इसको तो सामाजिक शत्रुता कहना पड़ेगा फिर मुझे। क्या कहना पड़ेगा? सामाजिक शत्रुता। कितना भी साइकोलॉजी पढ़ू समझ नहीं आता है। प्लेट क्रॉस नहीं हो रहा है, हाँ कल से होगा ना। अब तो सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। कब से क्लास चल रहा है? जो टाइम दिया था तब से ही चल रहा है, कंटिन्यूअस 12 बजे से। हाँ वो कल से होगा, नो डोंट वरी। हाँ, और लास्ट है सामाजिक संपर्क से बचना। बचना मतलब अलगाव, ये सामाजिक अलगाव को दर्शाता है, समाज से अपने आप को दूरियों को बढ़ाता है। ठीक है, आंसर बी कर दो।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन आंतरिक प्रेरणा का सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन? इनाम पाने के लिए पढ़ाई करना, दूसरों को प्रभावित करने के लिए काम करना, व्यक्तिगत रुचि के लिए सीखना, सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना। आंसर सरल है, क्वेश्चन भी सरल है। राधे राधे, वेलकम। बहुत बहुत अभिवादन सभी मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे प्यारे भावी शिक्षकों का, लाडलों का, जिगर के टुकड़ों का, और हमारे सभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो बनने वाले हैं, है ना। आंसर होगा भैया आंतरिक। आंतरिक का मतलब होता अंदर की। कहाँ की? अंदर की। अच्छा, यहां पर इनाम, इनाम तो बाह्य चीज है, ये तो बाह्य वस्तु है, तो बाह्य प्रेरणा यानी दूसरी बाह्य प्रेरणा नकारात्मक प्रेरणा के लिए काम करेगी, हटा दो। दूसरा दूसरा तो समाज होता है, और समाज का मतलब सामाजिक बाहरी हो गई, हटा दो। रुचि, रुचि तुम्हारी स्वयं की है, ये स्वय रुचि है। अरे यार, तुमको आनंद आ रहा है ना, पड़ोसन को आए ना आए, पड़ोसन को आनंद आए ना आए, लेकिन तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए। बस तुम्हें अगर आना आ रहा है तो इसका मतलब तुम खुद से मोटिवेटेड हो, तुम खुद चाहते हो जिंदगी में कुछ पाना, कुछ हासिल करना, और सजा से बचना ये भी बाह्य है ना बेटा। तो आंसर सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो। अरे भाई, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लियंस एंड कंफर्मिटी? अनुपालन और अनुरूपता, ये प्रश्न भी पढ़ाया है हमने, है ना, के बीच मुख्य अंतर क्या है? बोलो भाई। अनुपालन सार्वजनिक होता है, अनुरूपता निजी होती है। अनुरूपता हमेशा बाध्य होती है, अनुपालन में विश्वासों में परिवर्तन शामिल होता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। पड़ोसन की नौकरी लग गई और अब तुम घूम रहे हो, वाह भाई वाह। राधे राधे भैया, पड़ोसी को देखकर आनंद आए, देखकर नहीं आता, आंतरिक अभिप्रेरणा में। ठीक है, वो तो आप बात कर लेना, हम आपको बता देंगे कहाँ से कौन सी क्लासेस पढ़नी है आपको। इतना सारा मस्त मसाला है और फिर भी कहते हो कि क्या है। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट। एक बात बताओ, हाँ सबने सही उत्तर दिया है, ठीक है, ए होगा 100%। देखो देखो देखो, अनुपालन जो होता है ना, वो हमेशा सार्वजनिक होता है, और अनुरूपता जो होती है ना, निजी होती है। अनुरूपता का मतलब समझो, यानी खुद के हिसाब से, स्वयं के हिसाब से। आप परिस्थितियों को अपने अनुरूप समझ लो, जान लो, तो बहुत अच्छी जिंदगी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपालन, कॉम्प्लियंस इज पब्लिक, जहां पर, अच्छा एक बात बताइए, अनुपालन जो होता है वो सार्वजनिक होता है, क्योंकि उसकी तो अनुपालना करनी पड़ेगी। सरकार ने कह दिया कि सार्वजनिक स्थान पर कचरा फैलाना मना है, तो मना है तो मना है, अनुपालना करनी पड़ेगी, वो तो सार्वजनिक है, पब्लिक प्लेस है। लेकिन अनुरूपता, अरे मुझे तो यही वाली ड्रेस पसंद है, मैं तो यही पहनूंगा, आजकल चल रहा है ना, वो पहनते हैं, नया नया फैशन आ जाता है कभी कभी, वो पहनते हैं ना, खासकर हमारी लड़कियां पहनती है, वो जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, प्लाजो, है ना, आपने देखा प्लाजो, उसका एक जो स्लीव होता है ना, वो इतना इतना बड़ा होता है कि कम से कम 4-5 लड़कियों के कपड़े बन जाते, जो एक में ही खर्च हो गया। तो वो है अपनी अनुरूपता, उसे हमारी साइकोलॉजी में क्या कहते हैं माय डियर? अनुरूपता कहते हैं, है ना। उसे कहते हैं कन्फर्मिटी इज प्राइवेट, उसे क्या कहते हैं? अनुरूपता कहते हैं। तो ये तो भैया
पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण है, बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, पता नहीं जाएंगे कहां। दे डोंट नो एंड वी डोंट नो ऑल्सो, राइट। तो इसे कहते हैं हाँ, जो भी है वो तुम जानो, खैर, लेकिन आंसर समझ में आ गया ना। अरे भैया, अनुपालन और अनुरूपता का अर्थ बता रहे थे हम तो आपको, और बाकी कुछ नहीं बता रहे थे। आप पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं, ये तुम्हारी नियत में ही खोट है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। चलो आगे पढ़ो, अगला प्रश्न पढ़ो बेटा, अगला क्वेश्चन पढ़ो। तो ये तो बाकी तो सब उल्टा पुल्टा है, अगला प्रश्न पढ़ो। अरे किस प्रकार की सोच अंतर्दृष्टि समस्याओं को हल करने से सबसे अधिक संबंधित होती है, सबसे अधिक संबंधित होती है, बताओ। संविलियन, संविलियन यानी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, विलियन सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, अनुभवजन्य यानी ह्यूरिस्टिक थिंकिंग, संबंधात्मक सोच यानी एसोसिएटिव थिंकिंग। हाँ लेकिन कंफर्टेबल बहुत होता है यार, कुछ भी कहो, कंफर्टेबल बहुत होता है। अगर आपने नहीं पहना है तो किसी पड़ोसन का मांग के पहन सकते हो, कंफर्टेबल बहुत होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, ऐसे ही मांग मतलब मुंह उठा के चल दिए मांगने के लिए, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए हिसाब से मांगना पड़ता है। समझ में आई क्या बात? चलो दे दो आंसर। देखो बेटा, किस प्रकार की सोच अंतर्दृष्टि समस्याओं को हल करने। अच्छा एक बात बताओ, अंतर्दृष्टि समस्याओं का हल करने का मतलब है, मतलब अनेक तरीके से समस्या का हल करना, अनेक तरीके से समस्या का हल करना डाइवर्जेंट होता है। क्या होता है? डाइवर्जेंट होता है, और डाइवर्जेंट को विलियन सोच के नाम से पुकारते हैं। ये रहा बी आंसर होगा। ए कहां से आया? तुम यार क्या करते रहते हो? अंतर्दृष्टि का मतलब पता है ना, पता है ना, गेस्टाल्टवाद है। गेस्टाल्टवाद में उस चिंपैंजी के सामने, सुल्तान के सामने छड़ियां भी हैं, बॉक्स भी हैं, उन सब का क्या करना है, क्या करना है, यूज करना है। तो वो अंतर्दृष्टि से ही संभव होगा ना, संभव ही नहीं है वरना तो वही तो बात पूछ रहा है। तो अंतर्दृष्टि समस्याओं को हल करना, भैया एक निश्चित छड़ी के हिसाब से जाना चाहेगा तो नहीं पाएगा अपने भोजन को। इंग्लिश को नहीं देखते, सोच देखना पड़ेगा ना, ह्यूरिस्टिक बिल्कुल अलग है, ठीक है। चलो बी को लॉक करो। कार्ल युंग के अनुसार कौन सा आर्कटाइप व्यक्तित्व के अंधेरे और दबे हुए पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है? ये तो हमने पढ़ा दिया ना, ये तो आ गया पहले, शैडो, बी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत को सबसे अच्छे से दर्शाता है? गजब का प्रश्न है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस किसने दिया था? फेस्टिंगर ने। बताओ। देखो आसान सा प्रश्न है। असंगति, संज्ञानात्मक असंगति, असंगति व्यवहार को दृष्टिकोण से मेल बैठाना। अगर मेल बैठाओगे तो संगति बन जाएगी, असंगति कहां हुई? असंगति कहां हुई? गड़बड़ है। अच्छा आगे पढ़ो। असहजता को कम करने हेतु दृष्टिकोण बदलना। अच्छा, संज्ञानात्मक असंगति, आप चाह रहे थे असहजता को कम करने के लिए दृष्टिकोण, बार बार दृष्टिकोण, नजरिया, अपने विचारों को बदलना, वही तो कॉग्निटिव असंगति है। बिल्कुल सही बात है, बी आंसर होगा।
दबाव में समूह दबाव में नहीं होता, विरोधाभासी विचार भी नहीं होते इसके अंदर। तो आंसर क्या बन गया मेल मित्रों? बी हो गया है। अगला प्रश्न पढ़ो। स्टर्नबर्ग के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत में कौन सा घटक पर्यावरण के अनुकूलन से संबंधित है? भैया मोस्ट लगाना पड़ेगा। कब दिया था? यूएसए के रहने वाले थे, 1985 में दिया था। ट्राइआर्किक थ्योरी दिया था, जिसके 3 घटक 3 वर्ग थे, 3 आयाम थे। तो बताओ मित्रों, ट्राइआर्किक थ्योरी विच कंपोनेंट इन्वॉल्व्स अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि। अब थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा? दिमाग। क्या चलाना पड़ेगा भैया? दिमाग। अब एक बात, ऐसा क्या गुनाह किया हो लुट गए। साउंड तो आ गया ना? साउंड के लिए क्या करते हो? हम तो गाना गा रहे थे, हमने सोचा तुम सुन ना लो। ठीक है ना? चलो देखो, तो प्रैक्टिकल आंसर, आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक। क्योंकि विश्लेषणात्मक बुद्धि का संबंध निर्णयात्मक किन्हीं 2 अवधारणाओं में से किसी एक को। वाह 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 वाह, क्या बात है, हम तेरी मोहब्बत में। गुड आफ्टरनून, वेलकम, स्वागत। देखो, रचनात्मक बुद्धि तो बेटा क्रिएटिव थिंकिंग है, इसका संबंध मौलिकता से है, लोचशीलता से है, फ्लुएंसी से है, विस्तार से है। क्लियर? व्यवहारिक बुद्धि आंसर बन जाएगा। अच्छा, ये तो इन्होंने बताया ही नहीं था भावनात्मक बुद्धि दूर दूर तक। ये तो मेवेयर और सेलो बताते हैं या फिर डेनियल गोलमैन इसका विकास करते हैं। तो इसको उड़ा दो, आंसर सी कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। हाँ भाई, विच टर्म रिफर्स टू द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट्स अदर्स बिहेवियर टू इंटरनल फैक्टर्स व्हाइल इग्नोरिंग सिचुएशनल कॉजेज? अन्य लोगों के व्यवहार को आंतरिक कारणों से जोड़ने। कौन से कारण है भैया? आंतरिक कारणों से जोड़ने और परिस्थितिजन्य कारणों को अनदेखा करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? बताओ। एक्टर ऑब्जर्वर पूर्वाग्रह, मौलिक आरोपण त्रुटि, स्वहित पूर्वाग्रह या पुष्टिकरण पूर्वाग्रह? देखो, एक्टर ऑब्जर्वर, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन, सेल्फ सर्विंग बायस या कंफर्मेशन बायस? बड़ा प्यारा प्रश्न है, दमदार क्वेश्चन है, बता दो फटाफट, जल्दी से जल्दी। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी हम जिंदगी में, आजकल एक मानव की तो बहुत पता है भाई साहब, वो कहां टारगेट करता है? दूसरा व्यक्ति का जो चरित्र है ना, उसका कैरेक्टर, उसको टारगेट करता है सबसे पहले, ना कि उसकी मूल स्थिति को। उसकी असली जो कमी है ना, उस पर फोकस नहीं जाता, लेकिन उसके कैरेक्टर पर बहुत फोकस जाता है। तो भैया इसको क्या कहते हैं भाई? इसको ध्यान रखो, मौलिक आरोपण त्रुटि कहते हैं। मौलिक आरोपण यानी फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। देखो, अन्य लोगों के व्यवहार को आंतरिक कारणों से जोड़ने और परिस्थितिजन्य कारणों को अनदेखा करने। यहां पर आप समझो, दिमाग को दौड़ाओ थोड़ा सा। जब हम दूसरों के व्यवहार का कारण उनके चरित्र में ढूंढते हैं, ना कि स्थिति में, उनके चरित्र में ढूंढते हैं, ना कि उनकी मौलिक स्थिति में। यही मौलिक त्रुटि है, इसी का नाम तो मौलिक त्रुटि है। इसलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड। आज आप देख लीजिएगा, दुनिया के जितने भी बड़े कांड है ना, जितने भी बड़े घपले हैं ना, तो किसको टारगेट करते हैं? अरे भैया,
अगर आपको किसी से कोई कुछ अपना काम निकलवाना है तो उसके चरित्र को टारगेट करो, उसकी कमजोरी क्या है, उसका करैक्टर कैसा है, और अगर वो पकड़ में आ गया तो वो फिर तुम्हारी सेवा में लग जाता है। यस और नो? वही चीज है। और इसका मतलब क्या होता है? स्वहित पूर्वाग्रह। जब सफलता का श्रेय तो खुद को देता है और दूसरों में कमियां निकालता है, दूसरों का बुरा सोचता है, ऐसा स्वहित पूर्वाग्रह होता है। उसको क्या कहते हैं? स्वहित पूर्वाग्रह। भाई सफलता का श्रेय तो खुद को देते हैं और असफलता दूसरों में निकालते हैं, वो स्वहित पूर्वाग्रह। एक होता सफलता का श्रेय स्वयं को, असफलता का, ये देखो मानवीय प्रवृत्ति होती है हर एक, दूसरों को, इसको कहते हैं भैया स्वय हित पूर्वाग्रह, सेल्फ सर्विंग बायस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है ना, इसको समझना चाहिए। और ऐसी स्थिति में कंफर्मेशन बायस का मतलब पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। हम सिर्फ उस सूचना को ही चुनते हैं जिसका संबंध हमारे पूर्व अनुभवों से हो, जो हमारे पहले के विश्वास को पुष्टि करता हो। अगर मान लो आपकी दादी माँ ने कहानी सुनाई थी कि बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन होता है ना, और आज बिल्ली रास्ता काट गई, वहां पर कोई आपने एक्सीडेंट देख लिया, तो पुष्टि हो गई, पुष्टि हो गई आपके उस ज्ञान की। हाँ यार, दादी माँ भी सुनाया करती थी, वो तो सच हो गया। इसका मतलब अब जिंदगी भर के लिए उसकी पुष्टि हो गई, उसे कहते हैं पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। जब हम वही जानकारी चुनते हैं जो हमारे पूर्व के विश्वास की पुष्टि करता हो, वही बात। एक होता है एक्टर ऑब्जर्वर, एक्टर ऑब्जर्वर। हम खुद के कार्यों को तो परिस्थितियों पर डालते हैं, है ना। अरे यार सर, मैंने कहा बेटा क्या हुआ? सर मेरी परिस्थिति बहुत खराब थी, बात ही मत करो, आप पूछो ही मत, मेरी स्थिति इतनी खराब है। लेकिन दूसरों की, अरे उसमें तो खोट है, उसमें तो गुण ही नहीं है, तो दूसरों की तो गुणों पर डालते हैं और हमारी असफलता की परिस्थितियों को हम अपनी परिस्थितियों पर डाल देते हैं। उसे कहते हैं एक्टर ऑब्जर्वर पूर्वाग्रह। बहुत खतरनाक है। ऐसे कह दो, खुद के कार्यों को, खुद के कार्यों को परिस्थितियों पर, खुद के कार्यों को परिस्थितियों पर और दूसरों के कार्यों को गुणों पर आरोपित करते हैं। हाँ बिल्कुल 100%, कोई डाउट ही नहीं है। समझ में आया? बहुत यूनिक प्रश्न है। ठीक है ना। चलो, ये हो गया आपका करेक्ट बी। अगला प्रश्न पढ़ो। देखो कुछ लोग क्या है कि फास्ट पढ़ने के बहुत आदी होते हैं, उनको बहुत उतावलापन चाहिए, बहुत तीव्रता चाहिए, और उनको आता जाता कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म बदलते हैं, टीचर बदलते हैं, आता जाता कुछ नहीं है, रिजल्ट कभी नहीं बनाते। लेकिन एक एक प्रश्न के अगर एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करना सीख लिया ना, एक बार दिक्कत आएगी, आने दो। लेकिन जिंदगी में खुद की गलती है तो वकील बन जाते हैं, लेकिन दूसरों की गलती पे तो
जज बन जाते हैं। एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट खिलाड़ी, वेलकम। प्रश्न, कौन सा भावनात्मक सिद्धांत यह सुझाव देता है कि भावनाएं घटनाओं पर शारीरिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है? क्या कहा है? भावनाएं, क्या कह रहा है कि भावनाएं घटनाओं पर शारीरिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होती हैं। कौन कौन होती है? भावनाएं होती हैं। और जेम्स लेंगे सिद्धांत कहता है, क्या कहता है जेम्स लेंगे? पहले शारीरिक प्रतिक्रिया और फिर भावना। कहते हैं ना, तो यही तो ये कहता है। कौन सा भावनात्मक सिद्धांत सुझाव देता है, संवेग का सिद्धांत है ये, कि भावनाएं घटनाओं पर शारीरिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं? तो आंसर जेम्स लेंगे ही होगा। जेम्स लेंगे ही तो कहते हैं, क्योंकि कैनन बार्ड का सिद्धांत क्या कहता है? कैनन बार्ड का सिद्धांत कहता है भावना और शारीरिक प्रतिक्रिया एक साथ उत्पन्न होती है। ये एक साथ उत्पन्न होने की बात करते हैं। यहां पर देखो, शारीरिक प्रतिक्रिया के बाद भावनात्मक परिवर्तन, ये आपका जेम्स लेंगे सिद्धांत। कैनन बार्ड कहता है दोनों का साथ, दोनों साथ साथ होते हैं, शारीरिक प्रतिक्रिया और संवेग का उत्पन्न होना। डर लगते ही भागना, लेकिन डर लगना और भागना दोनों एक साथ होता है, ऐसी स्थिति वो कैनन बार्ड है। और सेक्टर सिंगर क्या है? सेक्टर सिंगर में क्या होता है, बताया था हमने। शारीरिक प्रतिक्रिया प्लस संज्ञानात्मक क्रिया का होना, है ना। शारीरिक प्रतिक्रिया के साथ साथ क्या होना? संज्ञानात्मक मूल्यांकन बहुत जरूरी है। देखो, एक बात बताते हैं आपको बहुत अच्छी वाली। ये फादर्स डे, मदर्स डे पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण है, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का होली दिवाली जैसा बहुत बड़ा फेस्टिवल नहीं है, बहुत बड़ा फेस्टिवल नहीं है उनके पास। इसीलिए वो मदर्स डे, फादर्स डे, लवर्स डे, हग डे, वैलेंटाइन डे, पता नहीं कौन कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पर फादर का सम्मान, पिता का सम्मान रोज होता है, हर सुबह होता है। उनके संस्कारों के आधार पर हम चलते हैं। भाई आजकल के बच्चों का तो मामला ही कुछ अलग है, बाकी तो ये सच्चाई है। इसीलिए वो लोग, उनके पास कोई फेस्टिवल नहीं है तो वो लोग इनको सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पर तो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पारंपरिक सेलिब्रेशन के फेस्टिवल्स हैं, उनको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, प्रेम से मिठाइयाँ खिलाते हैं, एक दूसरे को खाते हैं और खिलाते हैं। ठीक है ना भाई। चलो, तो सेक्टर सिंगर सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि शारीरिक प्रतिक्रिया और संज्ञानात्मक मूल्यांकन जरूरी है। शेर को देखकर डर लगता है, लेकिन पैरों में सांप आ जाता है तो डर और भागना दोनों साथ होता है। बात बिल्कुल सही कही है, ऐसा ही तो होता है। तो वो कैनन बार्ड थ्योरी है। वो कौन सी थ्योरी है? कैनन बार्ड। और संज्ञानात्मक मूल्यांकन यह कहता है कि भावना पहले मानसिक मूल्यांकन पर, भावना मानसिक मूल्यांकन पर आधारित होती है। भावना मानसिक मूल्यांकन पर आधारित। मानसिक मूल्यांकन पर आधारित होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया भाई? आंसर क्या हो गया? ए। अगला प्रश्न पढ़ो।
विच हार्मोन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद स्ट्रेस रिस्पॉन्स, तनाव प्रतिक्रिया से सबसे अधिक संबंधित हार्मोन कौन सा है? ये प्रश्न आ गया था, हमने पढ़ लिया था, कार्टिसोल हार्मोन है, ठीक है ना, सी है, रिपीट हुआ है ये। अगला प्रश्न पढ़ो, हमारे व्यवहार या रूप रंग को दूसरे लोग कितना नोटिस करते हैं, इसे अधिक मान लेने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द टेंडेंसी टू ओवर टाइम ओवरस्टिमेट हाउ मच अदर्स नोटिस आवर अपीयरेंस और बिहेवियर कॉल्ड? बताओ। स्पॉटलाइट प्रभाव, हेलो प्रभाव, स्वहित पूर्वाग्रह, ये पढ़ा दिया मैंने आपको, झूठा सहमति प्रभाव, मौलिक विश्लेषण त्रुटि। बताओ। अच्छा प्रश्न है। भाई गजब का प्रश्न है। हमारे व्यवहार या रंग रूप को दूसरे लोग कितना नोटिस करते हैं, इसे अधिक मान लेने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? देखो, आपको पता है, अगर हम बात करें, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हर कोई उसे ही नोटिस कर रहा है। यार वो कहीं भीड़ में खड़ा है, किसी ग्रुप में खड़ा है, तो वो 2-3 लोग अगर उसकी तरफ देख रहे हैं, यार ये मुझे क्यों घूर रहे हैं, मुझे क्यों देख रहे हैं, इसको हमारे मनोविज्ञान में स्पॉटलाइट, यार उसी स्पॉट पर, उसी जगह पर प्रकाश की किरण, वो लाइटें गिर रही हैं, लोग उसे ही नोटिस कर रहे हैं, लोग उसे ही बार बार, उसे स्पॉटलाइट प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहते हैं? स्पॉटलाइट प्रभाव। ये हेलो प्रभाव क्या है? एक विशेषता के आधार पर व्यक्ति का संपूर्ण मूल्यांकन, एक गुण के आधार पर, है ना, एक गुण के आधार पर, एक गुण के आधार पर संपूर्ण मूल्यांकन व्यक्ति का। है ना आसान? अरे भाई सभी लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, उसे स्पॉटलाइट प्रभाव कहते हैं। हेलो प्रभाव क्या? एक ही गुण के आधार पर, एक ही गुण के आधार पर संपूर्ण मूल्यांकन, मतलब एक ही क्वालिटी को देखना। और यहां पर स्वहित पूर्वाग्रह क्या है? सफलता का श्रेय खुद को देना। मेरा क्लास सफलता का श्रेय स्वयं को देना। ठीक है ना। झूठा सहमति प्रभाव, एक होता है झूठा सहमति प्रभाव, कितनी देर और चलेगी भैया, अभी तो चलेगी। झूठा सहमति प्रभाव, यह मान लेना कि सभी लोग मेरी बात से सहमत है। रिफ्रेश कर लो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। झूठा सहमति प्रभाव का मतलब होता है यह मानना कि सभी लोग हमारी सोच से सहमत हैं, यह मान लेना, है ना, सभी सहमत हैं। और एक होता है मौलिक विशेषण त्रुटि, मौलिक विशेषण त्रुटि, मौलिक विशेषण त्रुटि यानी मेरी कमी को मेरे गुणों से जोड़ना, अवगुणों से जोड़ना, मेरी गुणों को मेरी अच्छाइयों से जोड़ना, तो इसका मतलब होता है मौलिक विशेषण त्रुटि, जिसे कहते हैं हम लोग दूसरे के व्यवहार को उनके स्वभाव से जोड़ना, दूसरे के व्यवहार को उनके स्वभाव से जोड़ना, स्वभाव से जोड़ना, ये होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आंसर ए को लॉक कर दीजिएगा। देखो भाई, सबको पढ़ लेना चाहिए, एक एक क्वेश्चन का, यानी हम लोग एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना, इसके पीछे यही कारण है। जिनको साइकोलॉजी आती है उनको जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। निम्न में से कौन अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का उदाहरण है?
अप्रोच का मतलब होता है क्या? उपागम। एवॉइडेंस का मतलब क्या होता है? परिहार। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? द्वंद्व। आप बता दो। उपागम, परिहार। स्वादिष्ट केक खाना चाहना लेकिन वजन बढ़ने का डर होना। दो आकर्षक नौकरियों में से एक चुनना। परीक्षा और साक्षात्कार दोनों से बचना। दो अप्रिय कार्यों में से एक करने के लिए मजबूर होना। बाहर जाना चाहना लेकिन बहुत थका होना। Sorry। भाई देखो, दो बातें हैं। सुपर क्वेश्चन है ये। और हमारे कई मित्रों ने, हमारे जिगर के टुकड़ों ने, यारों ने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया है। क्या आंसर है? अरे भैया, स्वादिष्ट केक खाना चाहना, चाहना, ये चाहत जो होती है ना, तू ही मेरी चाहत है, तू ही जिंदगी है। वो गाना सुना है ना आपने? ये वही है। चाहत, चाहत का मतलब पसंदगी है। पसंदगी है। और पसंदगी जो होती है ना, वो हमेशा आंतरिक होती है। वो कैसी होती है? आंतरिक होती है। समझ गए ना? वाह। अभी समझा देते हैं। समझ गए? देखो, तो यहां पर, अरे भैया वो तो तुम जानते ही हो ना, जो कवियों की बात आती है, इमेजिनरी ऑडियंस, तो पसंदगी। ठीक है ना? तो एक तरफ पसंदगी चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ डर है कि वजन बढ़ जाएगा। लड़कियां खासकर, लड़कियों की अगर बात करें, तो वो पता है शादी से पहले, विवाह से पहले खाना कम क्यों खाती हैं? ऐसा नहीं है, ये हमारे मनोविज्ञान की साइकोलॉजिकल अवधारणा है, जिसे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसका मतलब होता है खाने के, मतलब मोटापे के डर से खाना न खाना या कम खाना। खासकर महिलाओं में, लड़कियों में पाया जाता है कि वो शादी से पहले बहुत कम खाना खाती हैं, क्योंकि मोटी हो गई, पेदू हो गई और अद्भुत हो गई, तो फिर शादी कैसे होगी? शादी नहीं करेगा कोई। इस कारण इसे क्या कहते हैं? हाँ, वो भी समझा देता है, डोंट वरी। ठीक है ना? तो लेकिन वजन बढ़ने का डर होना। अच्छा, दो आकर्षक नौकरियों में से एक को चुनना। भैया दोनों को चाहता है, लेकिन चुनना एक है, तो वो तो उपागम उपागम हो गया, हटा दो। हाँ, बिल्कुल है। और शादी के बाद खूब खाती है। वो तो इसलिए खाती है ना, ताकि मोटे हो जाएंगे तो फिर कोई काम के लिए कहेगा ही नहीं। वो समझ जाएगा सामने वाला, कोई काम नहीं। क्या बोली? मन पसंद वाला कर लेगा। अरे मोटी से नहा। अच्छा, लड़का भी मोटा होता है, उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा नहीं होता, ऐसा मनोविज्ञान नहीं कहता। चलो, परीक्षा और साक्षात्कार दोनों से बचना। बचना तो ये तो परिहार परिहार हो गया। दो अप्रिय कार्य, दोनों अप्रिय हैं, अप्रिय हैं तो परिहार परिहार हो गया। बाहर जाना चाहना लेकिन बहुत थका होना। भैया देखो, बाहर जाना चाहता है लेकिन थका हुआ है। बाहर जाना तो चाहता है लेकिन थका हुआ है। अच्छा, पापा के पैसे बचाने का ट्रिक है कि, देखो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर हम बात करें, ये जो है ना, ये पूरी तरीके से मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना, वो इस कैटेगरी में शामिल नहीं होता है। इस कारण ऐसा इसको नहीं माना हमने। क्लियर? चलिए, तो आंसर क्या हो गया आपका? ए। लेजारस के अनुसार,
तनाव मुख्य रूप से किसका परिणाम होता है? तनाव अकॉर्डिंग टू लेजारस स्ट्रेस इज प्राइमरीली ए रिजल्ट ऑफ पर्यावरणीय घटना, आनुवंशिक प्रवृत्ति, संज्ञानात्मक मूल्यांकन, हार्मोन असंतुलन और सामाजिक असंबद्धता। बड़ा प्यारा प्रश्न है, फटाफट बोलो। अच्छा देखो, सर मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं, मजाक थोड़ी ही कर रहे हैं। अरे हमने तो पढ़ाया भी है, ये तो हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक है भाई। क्या बात कर दी आपने। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। अगर हम तुम दोनों हैं तो फिर क्या गम है। ओ मेरे लाडलो, देखो भाई, देखो, ये पर्यावरण से, इस पर्यावरणीय घटनाओं का प्रभाव तो पड़ता है, उससे तनाव तो होता है, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है। आनुवंशिक प्रवृत्तियां होती तो हैं, लेकिन ये भी मुख्य कारण नहीं है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन, संज्ञानात्मक मूल्यांकन, लेजारस के अनुसार यह व्यक्ति के अपने मूल्यांकन पर आधारित होता है कि कोई स्थिति कितनी खतरनाक है या चुनौतीपूर्ण है। इसी की तो बात करते हैं ये। कौन सी स्थिति खतरनाक है, कौन सी चैलेंजिंग है, कौन सी जीवन को क्षति दे सकती है। तो ऐसी स्थिति की संज्ञानात्मक अवस्था को लेजारस और फॉकमैन ने तनावपूर्ण स्थिति के संदर्भ में जाना है। चुनौतीपूर्ण, वे खतरनाक। ठीक है, जो तनाव देती है व्यक्ति को, क्या देती है? तो जब व्यक्ति अपने मूल्यांकन पर सोचता है, तो वो सोचता है कि यार कौन सी स्थिति जो है वो मुझे अच्छा नुकसान पहुंचा सकती है और कौन सी स्थिति नहीं। अच्छा, आप हार्मोनल असंतुलन की बात कर रहे थे, यह तो परिणाम है स्वयं, तनाव का परिणाम है ये। ये तो परिणाम हो सकता है, कारण नहीं है। मुख्य रूप से किसके परिणाम, तनाव मुख्य रूप से किसका परिणाम होता है? तो यहां पर आपसे किसका परिणाम होता है मतलब कारण पूछा है, तो ये कारण नहीं है, ये परिणाम हो सकता है, कारण नहीं है। प्रश्न को दिमाग में ले जाना पड़ेगा। सामाजिक असंबद्धता, सोशल डिसकनेक्शन, इसकी बात करें, ये तनाव को बढ़ा सकता है, लेकिन इसका तनाव बढ़ाने का कोई सोर्स ये नहीं है। अरे नहीं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। लेजारस के अनुसार तनाव मुख्य रूप से किसके, किसका परिणाम होता है? अच्छा, किसका परिणाम होता है? यार परिणाम ही पूछा है ना, प्रश्न परिणाम कारण नहीं पूछा ना। सॉरी। अगर यहां पर कारण पूछा होता, अगर कारण पूछा होता, बात सही है, यहां पर परिणाम ही दिया है। कारण पूछा होता तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन हो जाता। ठीक है, ऐसे पढ़ो, बिल्कुल सही है। सही दिया है भाई, सही दिया है। ओ हो, हमारे मित्रों ने सही दिया है। सर वाओ, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर से प्रार्थना है, दुआ है, शुभकामनाएं हैं कि आप सफलता की दस्तक तक पहुंचे। बहुत मेहनती बच्चे हैं आप। चलिए डी को लॉक करना है। अगला प्रश्न, किस रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म में व्यक्ति विकास के पहले चरण में लौटता है? प्रक्षेपण, पिछले चरण में लौटना, युक्तिकरण, परिष्करण, इनकार। आपको पता ना, वो याद दिलाया था मैंने, कौन सा?
अरे भैया ये तो डिफेंस मैकेनिज्म पूछ लिया, खोपड़ी लगा दो। हाँ, क्या पूछा है प्रश्न? प्रश्न पूछा है किस रक्षा तंत्र में व्यक्ति विकास के पहले चरण में, अर्लियर स्टेज में क्या करता है, पहुंच जाता है। अरे जब वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है ना, परेशान करती है, तो वह अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। वो अपने जीवन के पहले बिताए गए हसीन पलों को याद कर कर के रोता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल हमेशा समझाता हूं, जब एक लड़की का पहली बार विवाह होता है ना, वैसे एक ही बार होता है जनरली, तो ऐसी स्थिति में जब वह पहली बार ससुराल जाती है और ससुराल से जब वापस अपने मायके में पीहर लौटती है, तो ऐसी स्थिति में अपनी मां की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोती है और अपनी मां को कहती है, हे माते, तेरे तो फूटे थे, तूने मेरे क्यों फोड़ दिए? ऐसा नहीं है। उसको वहां पर अपने बचपन के वो पक्षियों का कलरव, वो भाई बहन का आपस में झगड़ा, वो माता पिता का प्यार वात्सल्य, वो पड़ोसन का इजहार, वो सब याद आने लगता है और उसे देखकर वो क्या करती है, रोने लगती है। ठीक है ना, क्लियर है? तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं रिग्रेशन। क्या कहते हैं? रिग्रेशन। प्रक्षेपण तो नाचने जाने आंगन टेढ़ा है, नाचने जाने आंगन टेढ़ा। युक्तिकरण नींबू मीठे होना है। हाँ, आजकल नहीं होता है, ये बात भी सही कही है, ये बात पते की है यार, मजे की है। आजकल ऐसा कहां होता है? आजकल तो माता पिता से पूछती नहीं है और चल पड़ती है, क्या हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हारे साथ डूबेंगे, और वो पहले ही डूब जाती हैं। माँ बाप की परमिशन की जरूरत ही नहीं होती। क्या अद्भुत प्रश्न है यार, है ना? देखो, परिष्करण क्या होता है? सब्लिमेशन, असामाजिकता को सामाजिकता की ओर, यानी जो बच्चा उद्दंडी है उसे आप खिलाड़ी, पहलवान, मुक्केबाज बना रहे हैं। डिनायल, इनकार करना, इनकार करना, है बिल्कुल। देखो, ससुराल गेंदा फूल। चलो अगला प्रश्न पढ़ो। सामाजिक मनोविज्ञान में कौन सा सिद्धांत यह समझाता है कि लोग समूह में क्यों सहमति प्रदर्शित करते हैं? बड़ा सोशल साइकोलॉजी का प्रश्न है। अरे भाई, आज 6 7 8 यूनिट लॉस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, उड़ा दो गर्दा। हाँ भाई, जल्दी बोलो। देखो, सामाजिक मनोविज्ञान में कौन सा सिद्धांत यह समझाता है कि लोग समूह में क्यों सहमति प्रदर्शित करते हैं? संज्ञानात्मक असंगति के कारण नहीं, ग्रुप थिंकिंग, समूह चिंतन के कारण बिल्कुल सही, सामाजिक आलस्य, आलस्य आ गया, बिल्कुल हटा दो, दर्शक प्रभाव, ये तो बिल्कुल ही अलग है, सोशल सामाजिक सुगमता नहीं, समूह चिंतन के परिणाम स्वरूप, है ना? मतलब लोग क्या करते हैं यहां पर, देखो, संज्ञानात्मक असंगति का मतलब विचार और व्यवहार में असंगति, विचार व्यवहार में असंगति है ये तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, हटा दो। ठीक है ना? अब ग्रुप थिंकिंग की बात करो, समूह चिंतन, जब समूह में सदस्यों के बीच विरोध की जगह एकमत हो जाते हैं, भले ही निर्णय कैसा भी हो, तो क्या सहमति, 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 सहमति। प्रश्न पूछा है सहमति, भी कैसे होगा वही तो समझा रहा हूं। जब समूह में सदस्यों के बीच विरोध की जगह एकमत हो जाते हैं, तो भले ही निर्णय गलत हो, तो विरोध की जगह एकमत होना, इसे कहते हैं समूह चिंतन। विरोध के बावजूद एक मत हो जाना,
समूह चिंतन कहलाता है। ठीक है ना। नहीं, सुगमता नहीं होगी, फैसिलिटेशन नहीं होगा। सुगमता का मतलब तो यहां पर क्या है? अरे सुगमता का मतलब दूसरों के सामने बेहतर प्रदर्शन है, इसका मतलब तो बेहतर प्रदर्शन है बस। दूसरों के सामने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना। लेकिन सहमति कहां हुई? क्या पता आपका डांस ही आपको समझ में ना आए, क्या पता आपको सामने वाले व्यक्ति का फ्रेंच कटी पसंद ना आए, उसकी आंखें पसंद ना आए, उसका बोलने का अंदाज पसंद ना आए। समझ में आया? तो बेहतर प्रदर्शन। अधिक लोगों की उपस्थिति में मदद नहीं करना। दर्शक प्रभाव। अरे दर्शक तो सिर्फ मूक दर्शक बने हैं ना, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। कोई सामने वाला, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो मरे जा रहा है, बस देखते रहते हैं, फोटो और खींच लेते हैं, आजकल तो वीडियो भी बना लेते हैं और वायरल कर देते हैं। वो दर्शक प्रभाव है। सामाजिक आलस्य क्या है? सामाजिक आलस्य, समूह में मेहनत ही कम करना। समूह में मेहनत कम करना, यही तो सामाजिक आलस्य है। इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो, तो क्या हो गया भैया? बी हो गया। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सामाजिक आलस्य, सोशल लॉफिंग की संकल्पना को सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है? अभी अभी जस्ट समझाया था। लोग समूह कार्य में अकेले की अपेक्षा कम प्रयास करते हैं। लोग समूह को आलस्य प्रभावित करने के लिए अधिक मेहनत करते हैं। लोग समूह में अधिक जोखिम लेने की संभावना रखते हैं। व्यक्ति समूह में अधिक उत्तरदायी महसूस करता है। समूह हमेशा व्यक्तियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अभी जस्ट समझाया था। अभी अभी जस्ट समझाया, जस्ट समझाया। लोग समूह कार्य में अकेले की अपेक्षा कम प्रयास करते हैं और क्या सोचते हैं? अरे वो कर लेगा ना। जिंदगी में जब भी कभी ग्रुप में होते हैं ना, आप ग्रुप में होते हैं, तो हम सोचते हैं, बहुत कम मेहनत करते हैं। अगर मान लो किसी चीज को धक्का लगाना है, मान लो, और 5-7 लोग हैं, वो बड़ी भारी चीज है ना, उसको धक्का लगाना है, तो आप क्या सोचेंगे? मेरा पड़ोसी लगा लेगा। आप थोड़ा हल्का सा हाथ लगाते हो दिखाने के लिए। उसे हमारे मनोविज्ञान में सोशल लॉफिंग कहते हैं, सामाजिक आलस्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सामाजिक आलस्य कहते हैं। यानी लोगों की तुलना में समूह कार्य में अकेले की अपेक्षा कम प्रयास करते हैं, है ना? होता है ना जिंदगी में। सर कितना देर और क्लास होगा? क्यों? बड़ी भूख लगी है क्या? ठीक है, तो कम से कम 40 तो पढ़ो, फिर सेकंड राउंड दूसरा ले लेंगे कल परसों में। हाँ भाई जल्दी जी। ठीक है। बस 3 बजे तक चलाएं? ठीक है। क्या बात है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। चलो देखो, भावना के द्विघटक सिद्धांत,
टू फैक्टर थ्योरी के अनुसार भावना को अनुभव करने के लिए कौन से दो घटक जरूरी हैं? बताओ। संज्ञानात्मक लेबल और शारीरिक उत्तेजना। अरे भैया ये टिक लगा दिया ना, टिक लगा दिया। परफेक्ट है, परफेक्ट है। भावना और व्यवहार नहीं होगा, ग्रहण और संज्ञान भी नहीं होगा, स्मृति अधिगम भी नहीं होगा, हार्मोन और मस्तिष्क प्रक्रिया भी नहीं होगी। ए आंसर कर दो। और अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं आज का, ये रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न पढ़ लिया है। ये लो भाई, देखो ऐप हमारी पढ़ाई 360 है, पढ़ाई 360, पढ़ाई 360, जिसका लिंक चैट बॉक्स में दिया है, जहां पर आपको साइकोलॉजी का लाइव बैच मिलेगा। और लाइव बैच में आपको एक एमसीक्यू और पीवाईक्यू बैच मिलेगा और एक आपको थ्योरी बैच मिलेगा। ठीक है, प्लस में 2 रिकॉर्डेड बैच मिलेंगे, 2 रिकॉर्डेड बैच मिलेंगे। प्लस में आपको क्या क्या मिलेगा? नोट्स और 4,000 प्लस क्वेश्चन हो गए अब तो, 4,000 प्लस क्वेश्चंस, और वो भी पीडीएफ फॉर्म में जिनका प्रिंट निकाल सकते हो। ये हमारा नंबर है 9694164171। यूजीसी नेट बैट के सभी विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, दिल से स्वागत। जो नहीं करना चाहते उनका भी दिल से स्वागत। हाँ, अभी बिल्कुल आज ही अपलोड हो जाएगा। आपकी 2 पीडीएफ और हैं पिछली, वो भी आज अपलोड हो जाएंगी। सुपर्ब क्लास है आज तो, सुपर्ब ही होती है। कोशिश करते हैं यह मानने के लिए दुनिया निष्पक्ष है, पीड़ितों को उनके दुर्भाग्य के लिए दोषी ठहराने को क्या कहा जाता है? पीड़ितों को दुनिया निष्पक्ष है, पीड़ितों को उनके दुर्भाग्य के लिए दोषी ठहराना। न्यायपूर्ण विश्व परिकल्पना है क्या? अभिनेता प्रेक्षक पूर्वाग्रह है क्या? मौलिक विशेषण त्रुटि है क्या? झूठी सहमति प्रभाव है क्या? संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है क्या? अरे क्या खतरनाक प्रश्न पूछा है, क्या गजब का प्रश्न है, खोपड़ी हिला देने वाला है। अब देखो, यह वह सोच है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा और बुरे लोगों के साथ बुरा, है ना? हम कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा और बुरे लोगों के साथ बुरा। विश्व कहता है, सारी दुनिया कहता है, निश्चित रूप से बुरा किया होगा साले ने, 100% बुरा किया होगा, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। ये जिंदगी में, और कहने वाले तो कह ही जाते हैं, 90% लोग ऐसा कहते हैं, अरे इसके कर्म ही ऐसे थे, इसके कर्म ही ऐसे थे। इसीलिए उत्तर होता है न्यायपूर्ण विश्व परिकल्पना, न्यायपूर्ण विश्व परिकल्पना होता है बेटा। प्रश्न बहुत धमाकेदार है, मोस्ट लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मोस्ट लगाना पड़ेगा। और अगली मैराथन वेडनेसडे को होगी, ठीक है? इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सर बेहतरीन हैं आप, बेमिसाल हैं आप, साइकोलॉजी की दुनिया के बादशाह हैं आप। ओ माय गॉड, थैंक्स ए लॉट। कितनी बड़ी बात कह दी, इतना सारा प्यार मेरे बच्चों का, मेरे लाडलों का, जिगर के टुकड़ों का ये मिलता है ना, तो ये एनर्जी पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है।